अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? तो लेट्स कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या चीज़ होती है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक बास्केट है, ठीक है, और उस बास्केट में से आपने एक एप्पल उठाया एंड यू चेक इट और वो ठीक है। फिर आप दूसरा एप्पल उठाते हो, वो भी ठीक हो, एंड देन यू पिक अप अ थर्ड एप्पल और वो भी सही है। तो इन 3 डिफरेंट स्पेसिफिक केसेस को देखते हुए आप क्या कंक्लूड करते हो कि जो पूरी की पूरी बास्केट है एप्पल्स वाली, ये क्या होगी? ये सारे क्या होंगे? ठीक एप्पल्स होंगे। इसी तरह अगर आप इसको देखें कि आप एक निकालते हो वो रॉटन है, खराब है, फिर दूसरा एक निकालते हो स्पेसिफिक एप्पल, वो भी खराब है, तीसरी कोई एप्पल निकालते हो वो भी खराब है, तो व्हाट डू यू कंक्लूड? आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हो कि इस बास्केट के अंदर जितने भी एप्पल्स है वो सारे क्या हैं? खराब है। ठीक है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ जनरल कंक्लूजन। आप क्या करते हैं? एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बाय एग्जामिनिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स या सिनेरियो। डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं। इसको कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग भी कहते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि आप एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट, एक स्पेसिफिक एग्जांपल, एक स्पेसिफिक पीस को लेके उसको स्टडी करके एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, जिस तरह हमने एप्पल की बास्केट्स का एक एग्जांपल दी। अब इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि एप्पल इज अ फ्रूट। एक और स्पेसिफिक स्टेटमेंट हमारे पास है, द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट्स। तो दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, एप्पल इज अ फ्रूट एंड बास्केट इज फुल ऑफ फ्रूट। तो जो फ्रूट से फुल बास्केट है ऑब्वियसली, और आपको एप्पल की बात वो कर रहे हैं, तो आपके जहन में कंक्लूजन क्या आता है कि बास्केट में क्या होगा? इट विल बी फुल ऑफ एप्पल्स। अब जो एक कंक्लूजन आया हुआ है, द बॉक्स इज फुल ऑफ एप्पल्स, ये क्या होगा? लॉजिकली ट्रू होगा। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? लॉजिकली ट्रू होगा, बट रियलिस्टिकली इट मे और मे नॉट बी ट्रू। व्हाट डू यू मीन बाय रियलिस्टिकली? अब रियलिस्टिकली हो सकता है कि बास्केट में और भी फ्रूट्स हों एप्पल्स के अलावा, तो हो सकता है कि सारे एप्पल ही हो सकता है कि कोई और फ्रूट्स भी हो, तो दैट मीन्स कि रियलिस्टिकली इट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब चलते हैं कि हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट नंबर्स। हमारे पास हमें नंबर्स गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, और वो कहते हैं कि इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो हाउ कैन यू चेक दैट? देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 3। सेकंड हमारे पास आ गया 6। अब 6 क्या से आया हुआ है? जब हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें किस चीज़ के साथ? अब डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम 3 के साथ 3 ऐड कर दें तब क्या आता है? 6 आता है। ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 9। अब अगर हम 6 के साथ 3 ऐड कर दें तो क्या आएगा? 9 आ रहा है। इसी तरह इसके बाद क्या आता है? 12। अगर हम 9 के साथ 3 ऐड कर दें तो 12 आ जाएगा। अगर हम 12 के साथ 3 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 15। इसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए? 15 के साथ हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18। यहाँ इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 18 है। इंडक्टिव रीजनिंग से हमने क्या किया कि हम 3 को ऐड कर रहे हैं, जो सक्सेसिव टर्म है, जो सक्सेसिव नंबर है 6, वो कैसे आया हुआ है कि प्रीसीडिंग नंबर 3 के साथ 3 ऐड करने से। 9 जो सक्सेसिव नंबर है वो कैसे आया हुआ है? जब हमने 3 को ऐड किया प्रीवियस नंबर से या प्रीसीडिंग नंबर के साथ। तो इसी तरह इसके बाद वाला क्या आएगा? जब हम इसके साथ 3 ऐड कर देंगे। ठीक है? तो ये इंडक्टिव रीजनिंग से हमने बता दिया कि हम 3 ऐड किए जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, 1, 3, 6, 10, 15, तो अगला क्या आएगा? अब इसमें देखें, पहला जो नंबर है वो 1 है, दूसरा नंबर क्या है? 3 है,
तो 1 के साथ अगर हम 2 ऐड कर दें तो क्या आएगा, 3 आ जाता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6। अगर 6 के साथ, सॉरी 3 के साथ हम 3 ऐड कर दें तो 6 आ जाता है। इसी तरह अगर हम 6 के साथ 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 10 के साथ 5 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, देखिए हम ऐड किया जा रहे हैं, क्या करें, हर प्रीसीडिंग टर्म के साथ हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं विच इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। अब ये 4 है तो ये 5, तो 15 के साथ क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21। तो आंसर आ गया 21। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 1 इज 2। इसी तरह 6 और 3 का डिफरेंस क्या है, 3। इसी तरह 10 और 6 का डिफरेंस क्या है, 4। तो जो डिफरेंस है दो नंबर्स के दरमियान, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स का, मतलब इनका डिफरेंस प्रीवियस के डिफरेंस से क्या है, 1 नंबर ज़्यादा है। देखिए हमारे पास ये प्रीवियस डिफरेंस था जो कि 2 था, और ये हमारे पास जो सक्सेसिव डिफरेंस है इसका वो क्या है, 3 है। तो ये क्या है, 1 नंबर ज़्यादा है प्रीवियस वाले से। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं या ये भी बता सकते हैं कि द सक्सेसिव डिफरेंस, जो कि इसमें क्या है 3, इस वाले में 4, वो प्रीवियस वाले से क्या है, 1 ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर हमने कंजक्चर करना है यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग तो वो हम कैसे करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें प्रोसीजर गिवन है। वो प्रोसीजर कहते हैं कि आपने एक नंबर पिक करना है, पिक अ नंबर, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 6 ऐड करें, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 6 ऐड कर दें, और जो नंबर टोटल बनेगा उसके साथ आप 2 ऐड कर दें, सॉरी डिवाइड द सम, यहाँ से जो सम बनेगा 6 ऐड करने से उसको 2 पे डिवाइड कर दें, और आखिर में इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग कैसे इसको करेगा, हमने नंबर को पिक करना है, 3 या 4 डिफरेंट नंबर्स को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई जनरल कंक्लूजन निकाल लेंगे, कोई कंजक्चर निकाल लेंगे कि जो चीज़ हम बता सकते हैं कि भाई ये सारा कुछ करने से हमें किस तरह का नंबर मिलता है। तो अगर हम इसको वर्क करें 5 के ऊपर, फॉर इंस्टेंस हमारे पास नंबर है 5, तो 5 के साथ हम ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आएगा 40। 40 के साथ हम कह रहे हैं कि 6 ऐड कर दें, तो 40 के साथ 6 ऐड कर दें तो बन जाएगा 46। फिर कहते हैं इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो 46 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 23 आ जाएगा, और 23 में से 3 माइनस कर दें तो आ जाएगा 20। तो जब हमने नंबर 5 लिया तो आंसर क्या आ गया, 20। अब देखते हैं, हम 6 ले लेते हैं, तो 6 8 जा 48 आ जाएगा, 48 के साथ हम 6 ऐड कर देंगे तो 54 हो जाएगा। 54 को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 27 आ जाएगा, और 27 में जब हम 3 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। जो हमने नंबर 6 लिया तो वो आंसर, रिजल्ट या कंक्लूजन क्या निकला, 24। अब अगर हम 7 लें तो ये बन जाएगा 56। 56 में 6 ऐड कर दें तो 62। 62 में से आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 331, और 31 में से आप 3 निकाल दें तो ये बन जाएगा 28। तो जब 7 लिया तो आंसर क्या आएगा, 28। अब आप इसको देखें, 20 क्या है, ये प्रोडक्ट है 4 टाइम्स 5 का, ओरिजिनल नंबर 5 है। 24 क्या है, 4 टाइम्स 6 का, ओरिजिनल नंबर 6 का 4 टाइम्स, और 28 को देखें 4 टाइम्स 7। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा उसको क्या, ये जो हमारे पास रिजल्ट मिल रहे हैं
3 डिफरेंट स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। वो क्या है कि वो 4 टाइम्स आपका ओरिजिनल नंबर दे रहा है रिजल्ट। तो इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी आप नंबर चूज़ करोगे, उसके ऊपर जब ये प्रोसेस होगा सारा का सारा, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम्स होगा। अगर आपने 10 लिया, तो 4 टाइम्स 10 आपका रिज़ल्ट आएगा 40। ठीक है? अगर आपने 50 लिया, तो 4 टाइम्स 50 आएगा आपका, आपका नंबर आएगा 200। तो हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिए और हमने क्या एक जनरल कंक्लूजन निकाला, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। डिडक्टिव रीजनिंग भी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह एक और जनरल स्टेटमेंट है कि ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन दो स्टेटमेंट को मिला के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दो जनरल स्टेटमेंट्स हैं, हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि मैंगोज हैव सीड्स। ठीक है, मैंगो फ्रूट्स हैं और सारे फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि मैंगोज हैव सीड्स। तो ये हमने क्या किया कि हम जनरल आर्गुमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ गए, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग में अगर हमने कोई कंजक्चर मेक करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस इंडक्टिव के लिए किया, उसी सेम प्रोसीजर को हम ले लेते हैं कि हमने एक नंबर को पिक करना है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड उसमें करना है हमने 6 और डिवाइड करना है 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो इसका क्या होगा, इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग से कैसे करते हैं, तो एक फार्मूला जनरेट करता है, एक प्रोसीजर जनरेट करता है। इसमें हम कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो हम नंबर चूज कर रहे हैं, उसको हम कह रहे थे कि एक एन जो है वो नंबर है। अब बाकी फिर हमने क्या करना है, प्रोसेस कहता है कि मल्टीप्लाई करो उस नंबर को 8 से, तो हमने 8 टाइम्स एन कर दिया। अब इसमें 6 ऐड कर दो, तो 8 एन के साथ हमने 6 को ऐड किया। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसको डिवाइड करो 2 से, उसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया। इस एलसीएम को हमने ओपन किया, ये 2 इसके साथ भी है और इससे भी डिवाइड होगा, तो दोनों से डिवाइड करके 8n/2 और प्लस 6n/2, हमारे पास आंसर आता है 4n+3। और फाइनली वो कहते हैं कि इसमें सब्ट्रैक्ट करो 3, जब हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 4n आ जाता है। तो ये वही एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है, सेम रिजल्ट है, 4 टाइम्स एन। एन हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 टाइम्स दैट नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपने डिडक्टिव रीजनिंग करनी होगी तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास एक प्रोसीजर गिवन है, आप इसको इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों से करके खुद से ट्राई करें और उसके बाद जो आपके पास 2-3 एग्जांपल से आंसर आता है, उसका आप इस वाले के साथ मैच करें कि वो क्या होगा। आंसर आपका आना चाहिए 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो ये हमने डिडक्टिव से किया हुआ है, आप इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों से ट्राई करें। ये कुछ इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने टाइप्स बतानी है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये डिडक्टिव रीजनिंग की है या इंडक्टिव रीजनिंग की है, तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल 1, ड्यूरिंग द पास्ट 10 years a tree has produced plums every other year. Last year the tree did not produce plums, so this year the tree will produce. ठीक है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि 10 ईयर्स में 10 ईयर्स की आपके पास एग्जांपल्स हैं कि हर नेक्स्ट ईयर एक साल छोड़ के ट्री जो है वो क्या कर रही है, प्लम प्रोड्यूस कर रही है। तो इसकी बेस पे हमने कहा कि क्योंकि लास्ट ईयर उसने नहीं प्रोड्यूस किया, तो इस ईयर क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है, इंडक्टिव है, क्योंकि हमने क्या किया, जनरल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि ये प्रोड्यूस करेगा। बेस क्या हमने बनाया उसका, कि स्पेसिफिक एग्जांपल लिया हमने 10 साल की। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। नेक्स्ट है कि ऑल होम्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मोर देन द एस्टिमेट
जितना एस्टिमेट वो एस्टिमेट लगा लेते उससे ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट पड़ती है। तो कंट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट माई होम कंस्ट्रक्शन विल कॉस्ट $70,000, दस माई होम कंस्ट्रक्शन विल कॉस्ट मोर देन 70,000। अब ये क्या है, एक जनरल अजम्पशन उसने ली है, ठीक है, कि जितने भी घर बन रहे हैं उसकी कॉस्ट जितनी एस्टिमेट की होती है उससे ज़्यादा लगती है उसके ऊपर। अब आपके घर की अगर 70,000 है या मेरे घर की 70,000 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है, तो ऑब्वियसली जनरल अजम्पशन को देखते हुए मेरे घर की कॉस्ट भी क्या होगी, 70,000 से ज़्यादा होगी। ये स्टेटमेंट है, तो इसलिए क्या है, जनरल अजम्पशन को यूज़ किए, जनरल स्टेटमेंट लिए और जनरल आर्गूमेंट यूज़ किया हुआ है, और उसको हमने स्पेसिफिक कंक्लूजन के निकाला है उसमें से। मेरे घर के लिए स्पेशल स्पेशल कंक्लूजन हमने निकाला है कि 70 से प्लस होगा। ये दो और एग्जांपल्स हैं, इनको आप पहले पढ़ लें और उसके बाद आप खुद से इसका रिजल्ट निकालें, और रिजल्ट मैंने दिया हुआ भी है, ठीक है।